फरीदाबाद पहुंचे छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद नहीं बल्कि पर्यटन के लिए होगी। दरअसल विजय बघेल फरीदाबाद की पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में विजय बघेल ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन भाजपा सरकार के प्रयासों से स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने माना कि प्रदेश में अभी बेरोजगारी और पलायन जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, जिन पर सरकार काम कर रही है। विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए तेजी से काम चल रहा है और आने वाले समय में देश दुनिया के लोग एक नए और खूबसूरत छत्तीसगढ़ को देखेंगे। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और केवल शोर मचाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। एथेनॉल के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष को घेरा और कहा कि एथेनॉल लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। इस मौके पर टेकचंद शर्मा ने विजय बघेल का स्वागत करते हुए असम विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की। देखिए, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। विजय बघेल जी, जिन्होंने कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, दुर्ग क्षेत्र से वहां पे हराया था। इतने वरिष्ठ नेता हैं। हमारी मुलाकात 2-2.5 महीने, हमारा 1.5-2 महीने साथ रहे हम आसाम के अंदर, और इनका जो बड़े भाई के रूप में हमें प्यार मिला, निश्चित तौर पे मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और आज मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और खासकर विजय बघेल जी का जो प्यार है, वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इन्होंने हम 1.5 महीने में जिस तरीके से एक बड़ा भाई छोटे भाई को परिवार की तरह रखता है, हमारे लिए तो बहुत नया था वो एरिया। ना हमारी भाषा मिलती थी, ना हमारा भौगोलिक दृष्टि से वो था। बाकी जब भी हम कोई बात करते थे, कहीं पे भी कोई समस्या होती थी, तो एक बड़े भाई का पूरा फर्ज निभाया। और निश्चित तौर पे इनकी 10 की 10 सीटें इनके नेतृत्व में वहाँ डिब्रूगढ़ विधान लोकसभा की निकली है। तो मैं भाई साहब का विशेष रूप से, जो सांसद महोदय हैं वो आए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनका प्यार इसी तरीके से हमारे ऊपर भी बना रहे। और आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे क्षेत्र के अंदर एक ऐसा हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए हम विजय जी का धन्यवाद करते हैं। माननीय पूर्व विधायक हरियाणा के माननीय टेकचंद शर्मा जी के यहाँ पहुँचे हैं और हमारा आत्मिक संबंध है। हम लोग आसाम के जो विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं, उसमें हम लोग करीब 1.5 महीना साथ रहे और मुझे तो एक लोकसभा, डिब्रूगढ़ लोकसभा की जिम्मेदारी मिली थी। मैं 2 सवा 2 महीना रहा और 10 विधानसभा में विधानसभा वाइज जिम्मेदारी। एक तिनसुकिया विधानसभा है जो नया बना था, उसमें सम्मानीय वो जिला मुख्यालय भी है, वहाँ पे सम्मानीय टेकचंद शर्मा जी को जिम्मेदारी मिली। एक में जगदीश नैयर जी से यहाँ से, एक में सीमा तिरखा जी थी और एक में सरिता नारायणी जी थी। तो 4 हमारे भाई बहन हरियाणा के ही थे और जगह तो दूसरे प्रदेशों से आए थे। और हम लोग का एक पारिवारिक जो रिश्ता वहाँ से बना, वही रिश्ता आज मुझे यहाँ खींच ले आया। और माननीय टेकचंद जी के साथ यहाँ के सभी और वरिष्ठ जन, हमारे युवा साथियों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। और जगदीश भाई के यहाँ से अभी आ रहा हूँ, उनके घर से। तो ये रिश्ता मेरा बना हुआ है और मैं तो ये समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा होती है तो ऐसे रिश्ते बनते हैं और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये जीवन भर ये रिश्ता बना रहे। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं, बड़ी बात ये है कि नक्सलवाद को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाओं में छत्तीसगढ़ रहता था। आज क्या हालात है वहाँ पर, किस तरह की चीजें हैं, नक्सलवाद को लेकर कितना बदलाव है? वाकई में एक अभिशाप था हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद। और 2 संभाग हैं वो नक्सलवाद से घिरे हुए थे। एक सरगुजा संभाग हो तो पूर्व में ही नक्सलवाद से मुक्त हो गए। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकाल में जब 15 साल सरकार में रहे, तभी
वहाँ नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया और बस्तर के एक अभिशाप बना हुआ था और उसको हम लोग सोचते थे कि अभी नक्सलवाद खत्म होगा, नहीं होगा, लेकिन दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक के रूप में जो हम मानते हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी, उन्होंने संकल्प लिया और चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बार के 2023 की विधानसभा में, इस बार आप सरकार बनाइए छत्तीसगढ़ में, हम इसको निर्मामूल खत्म कर देंगे। और एक टारगेट लेके चल रहे थे कि 2026 मार्च तक हम इसको पूरी तरह मुक्त कर देंगे। और वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा किए, हर 4 महीने में 3 महीने में वो लगातार जाते थे, रायपुर एयरपोर्ट में उतरते थे, कहीं नहीं जाते थे, सीधा बस्तर जाते थे और वहाँ पे वहाँ के जो सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान और हमारे वहाँ के लोकल पुलिस के साथ इतना संयोजित तरीका से रणनीति बनाए कि वाकई में मार्च महीने में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो गया। जो लोग मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे थे, वो लोग नक्सल जो मूवमेंट है उससे अलग हुए, बंदूक त्यागे और मुख्य धारा में जुड़े, आज अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और जो लोग ऐसे नक्सलवादी लोग थे जो लीडरशिप कर रहे थे, कईयों का खात्मा हुआ। तो ये एक बड़ी सफलता हमारी छत्तीसगढ़ को मिली है। और जब भी हम किसी प्रदेश में जाते थे या हमारे प्रदेश के लोग जाते थे, तो जब हम बताते थे छत्तीसगढ़ के हैं, तो एकाएक उनके मुंह से निकलता था, अच्छा वो नक्सलवाद वाला छत्तीसगढ़। तो ये हम पीड़ा झेल रहे थे, उस पीड़ा से हम मुक्त हुए। और जो मैं तो कहूँ कि एक तस्वीर का दृश्य आपको देखने मिलेगा, मैं आमंत्रित करता हूँ आप लोग को कि आप लोग छत्तीसगढ़ आइए, हम घुमाएंगे कि कैसे कैसे मनोरम दृश्य हमारे उस वनांचल क्षेत्र जो बस्तर में है, वहाँ टूरिज्म का भी बहुत सारी संभावना है। अब इसमें लगातार हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और उनकी सरकार काम कर रही है। तो नक्सलवाद से तो आपने छुटकारा पा लिया, तो भी कई बड़ी समस्या है। गरीबी की बात करें, रोजगार वहाँ पर नहीं है, इसके अलावा सिंचाई के लिए जो भूमि है बहुत कम है, वहाँ पर बड़ी समस्या किसानों को होती है। इन चीजों को लेकर भी सरकार क्या सोच रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ लगभग 30% से ऊपर वनांचल है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ तो सिर्फ पेयजल की समस्या को हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर करें, ये समस्या, और लगातार उसको दूर करने में जिस तरह भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन अभियान चलाया है, उसके माध्यम से लगातार वो दूर भी हो रहा है। और मैं तो समझता हूँ 1-2 साल में पूरी तरह उससे मुक्त होंगे और हर घर में नल और हर नल में जल मिलेगा। रही दूसरी बात, सिंचाई की बात कर रहे हैं, तो हम तो छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के रूप में जाने जाते हैं और सबसे ज़्यादा धान की कीमत हम छत्तीसगढ़ वाले दे रहे हैं। मैं घोषणा पत्र समिति का संयोजक भी था। 2023 विधानसभा चुनाव में 31 रुपया क्विंटल हमने धान का कीमत रखा है, ये कहीं नहीं है किसी देश प्रदेश में। और 21 क्विंटल प्रति एकड़ लेने की भी घोषणा की थी, उसको भी अभी हम पूरा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और उसके कारण जो बंजर पड़ी जमीन है उसमें भी किसान अब किसानी कर रहे, खेती कर रहे हैं। और उसी रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से जो सिंचाई की व्यवस्था, उनका रकबा लगातार बढ़ रहा है। जहाँ तक पलायन की बात आपने की, तो एक कई ऐसे लोग हैं जिनकी आदत सी बन गई है और ये हर प्रदेश में है, मैं ये नहीं कहूँगा छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, बिहार और मैं तो कहूँगा हरियाणा के भी लोग, मैं भी बोला ना, हरियाणा के लोग वहाँ खेती करने गए हैं, जमीन ले रहे हैं, तो क्या उसको पलायन कहेंगे? क्या, बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये जहाँ भी संभावना दिखती है वहाँ लोग जब खाली रहते हैं, खेती बाड़ी के अपने काम से निवृत्त हुए, तो लोग चले जाते हैं। एक आदत सी बन गई है और एक टीम रहती है उनकी, वो लोग ही जाते हैं, नए लोग नहीं जाते। ये सर्वे भी हमने करवाया है और उस रूप में कभी माननीय मोदी जी का जो मनरेगा का, और अभी तो वी जी राम जी में एक बहुत अच्छी योजना सरकार ने लाई है, रोजी भी बढ़ा है और अनेक योजनाओं को उसमें जोड़ा गया है।
उसका भी लाभ विकास के दृष्टिकोण से, गांव की संरचना के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ लोगों को रोजगार के दृष्टिकोण से अच्छा एक अवसर प्रदान हुआ है। और अभी तक अगर पूर्व में अगर नक्सलवाद नहीं रहता हमारे यहाँ, तो वाकई में हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में टूरिज्म के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी संभावनाएं जो है उसमें हम सफल होते। मगर अब केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अब लोग वहाँ पे कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है, वहाँ पे रेल सुविधा का भी अभी विस्तार हो रहा है और हवाई जो कनेक्टिविटी है उसके लिए भी जगदलपुर से हवाई जहाज शुरुआती दौर में चलनी शुरू हो गई है। और निश्चित रूप से जब बाहर से लोग आएंगे, हवाई यात्रा के लिए यात्री बढ़ेंगे, उसको और ज़्यादा विस्तार करेंगे। और अगर एक बार पूरी तरह पूरे देश के लोग अगर वहाँ से परिचित हो जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में लोग टूरिज्म के लिए जाएंगे और वहाँ की यादें लेकर और लोगों को बताएंगे ताकि और लोग भी वहाँ पहुँचेंगे। चलिए दिल्ली आ जाते हैं, फिलहाल संसद में बड़ा हंगामा चल रहा है, विपक्ष लगातार हाथ उठाता हुआ नजर आ रहा है, कभी अलग अलग मुद्दों पर, कभी एथनॉल को लेकर के क्या कहें? देखिए, आप लोग तो इससे वाकिफ हैं और अभी वाकई में बहुत चिंतनीय विषय ये है कि अभी ऐसा विपक्ष आया है जिनको देश के हित में कोई उनको सरोकार नहीं, उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। और लगातार, ठीक है, अगर विपक्ष में हो तो आप चर्चा करो ना, सरकार तो हमेशा खड़ी है चर्चा के लिए, बार बार कह रही है। अभी माननीय किरण रिजिजू जी दो बार मिलने गए उनसे, माननीय स्पीकर महोदय बार बार उन्हें बुलाकर समझाते हैं और उसके बाद तो सहमति देते हैं, लेकिन सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे। मतलब इतना वाहियात विपक्ष अभी है। मैं सीधे तौर पर अगर कहूँ तो आज तक की राजनीति में ऐसे विपक्ष नहीं देखे गए। एथनॉल को लेकर के सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं जिनका विभाग नहीं है वो जवाब देते हैं, जिनका विभाग है बोलते नहीं। ऐसा नहीं है, माननीय गडकरी जी इस पर स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं। तो गडकरी जी का विभाग है ही नहीं है। तो नहीं है, ये जो नहीं, सड़क परिवहन में ही तो आता है ना ये पेट्रोल और डीजल की बात अगर कहें। और एथेनॉल के लिए माननीय गडकरी जी ने ही ज़्यादा प्रयास किया था, उन्होंने ही इसमें पूरी तरह रिसर्च करके, और शुरुआती दौर में अगर कोई वस्तु लॉन्च होती है तो थोड़ी बहुत उसमें समस्या आती है, उसको धीरे धीरे दूर किया जाता है। ये कौन सी बड़ी बात है, एकदम से उसको नकार देना, ऐसी वाहियात बात विपक्ष ही कर सकती है। सरकार के मंत्रिमंडल में भी चेंज होने की, यानी कि बदलने की जो है चर्चाएं चल रही है। नहीं, उसमें तो हम लोग को जानकारी नहीं है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेषाधिकार में है और संगठन के माध्यम से जो भी निर्णय होगा वो आगे होगा, क्योंकि हम लोग तो एक एनडीए का परिवार है ना हमारे, तो सामूहिक निर्णय के अनुसार कोई बात होगी और अभी तो अच्छी चल रही है। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर क्या? देखिए, चोरी वाली बात कहूँ तो चोरी तो कहीं न कहीं हर जगह कुछ न कुछ ऐसे शिकायत आती है। अब चोर चोरी किए, चाहे राम मंदिर की बात करें चाहे कहीं भी करें, चोर तो चोर है और चोर पकड़ाया भी, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं। और तो जब सब कार्रवाई हो रही है, किसी प्रकार की छूट अगर नहीं दी जा रही है, तो उसमें इतना हल्ला करने की क्या बात है? इनको सीधा सीधा यूपी चुनाव दिख रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि वाकई में हमको बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, लेकिन इनके लिए आगे चल के बात होगी कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऐसा होगा, क्योंकि इसको सुन के लोग ना पूरी तरह बोर हो गए। और जहाँ तक आप इस्तीफा की बात करें माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आप देखिए, सिर्फ एक तरफ मत सोचिए। ये जब ये गलती हुई, और ये पहली बार नहीं हुई ना पेपर लीक तो कई सैकड़ों बार हुई है,
और अगर हुई तो गलती को महसूस किए, उसको स्वीकार किए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि आप बच्चों के साल को बर्बाद ना होने दें। इसी साल किसी भी हालत में रिकॉर्ड समय में कोई भी व्यवस्था करके पूरी तरह उसमें ध्यान देके आप परीक्षा बच्चों का करवाएं। और आप देखिए 37 दिन में 23 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे, उनकी व्यवस्था हुई और रिजल्ट भी निकला। तो ऐसे रिकॉर्ड समय में, नहीं तो पहले क्या होता था, पेपर लीक हो गया, साल भर बच्चों का बर्बाद। लेकिन इस बार धन्यवाद देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वो पूरे 23 लाख बच्चों को परीक्षा भी दिलवाए और उसके बाद उनको उनका रिजल्ट भी निकला और आज एडमिशन हो रहे हैं। ये है। उसके बाद अपने जिम्मेदारी से निवृत्त हुए। अब इस्तीफा दो, क्या उनके कहने से इस्तीफा दिए क्या? वो तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर ही दिए, जो गलती हुई थी उसको सुधार डाले।